आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फ्रॉम ईएमटी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से ले लेना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप ईएमटी पढ़ते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बार बार पढ़ना पड़ता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्वांटम में भी यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तो आप फैमिलियर होते ही हैं खैर जूनियर क्लासेस से ही। तो देखिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो आपका एक्स होता है वो क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई, वाई आर साइन थीटा साइन फाई होता है, जेड जो होता है आर कोस थीटा होता है। एक्स की लिमिट जो होती है वो जीरो से, क्योंकि जो आर की लिमिट जो होती है वो जीरो टू इन्फिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, इसका एक ओरिजिन है, ये कहीं से ओरिजिनेट हुई है और वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहाँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं होगी, ठीक है। थीटा जो होता है जीरो टू पाई, फाई जो होता है जीरो टू टू पाई होता है। क्यों होता है? जैसे कि आपको एक स्फीयर बनाना है, मान लो ये उसका स्फीयर का क्या होगा, डायमीटर हो गया, ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो स्फीयर बनाने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, हम यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक चले, फिर यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक चले, फिर यहाँ से शुरू हुए यहाँ चले। इस तरीके से आप दो डायरेक्शन में एंगुलर मोशन कर रहे हो, एक यहाँ से यहाँ चल रहे हो और दूसरा इस तरीके से चल रहे हो। तो जो ये एंगल है वो कितना ट्रेस हो रहा है, जीरो टू पाई ट्रेस हो रहा है, और ये वाला एंगल कितना ट्रेस कर रहा है, जीरो टू टू पाई। तो यहाँ पे थीटा की लिमिट जीरो टू पाई रहेंगी और फाई की लिमिट क्या रहेंगी, जीरो टू टू पाई रहेंगी। अगर आप लेंथ की बात करें तो डी एल जो है आर डायरेक्शन में आप क्या लिखेंगे, डी आर आर कैप। डी एल इन थीटा डायरेक्शन इज आर डी थीटा, थीटा कैप होगा। फाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप होगा। एरिया की बात करें तो जैसे आर डायरेक्शन में एरिया लेना है तो आपको क्या करना है, बाकी जो लेंथ कंपोनेंट है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन आर कैप रहेगी, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा आर कैप रहेगा। थीटा डायरेक्शन में लेना है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी आर साइन थीटा डी आर डी फाई थीटा कैप। अगर आपको फाई लेना है कि तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आर डी आर डी थीटा और फाई कैप। डी टाउ क्या हो जाएगा, इसका तीनों लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई एंड डी आर। सिमिलर मैनर में अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो आपका एक्स होता है वो एस कोस फाई होता है, वाई एस साइन फाई, जेड जेड ई होता है। यहाँ पे क्योंकि आपकी जो एस है वो क्या है, रेडियस है, तो रेडियस जो वेरी करेगी वो जीरो टू इन्फिनिटी वेरी करेगी। जो एंगल होगा, क्योंकि सिलेंडर जब आप बनाते हैं, ये सिलेंडर आपका इस तरीके से बनता है, तो सिलेंडर में एक एंगल कितना मूव करता है, जीरो टू टू पाई, तो फाई जीरो टू टू पाई रहेगा। और जेड जो आपकी होगी वो लेंथ है, तो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी कर सकती है। सिमिलर मैनर में जो उसकी लेंथ होगी एस डायरेक्शन में डी एस एस कैप होगी, फाई में एस डी फाई फाई कैप, जेड में डी जेड जेड कैप होगी। एरिया वेक्टर वही, अगर आपको एस में निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फाइव में निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और जेड में निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। डी टाउ क्या हो जाएगा, तीनों लेंथ का मल्टीप्लिकेशन विच इज एस डी फाई डी एस और डी जेड, ठीक है। अब कई बार आपसे यूनिट वेक्टर पूछ लिए जाते हैं, गेट और जेस्ट में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, सी एस आई नेट में नहीं आते हैं। कन्वर्जन पूछ लिया जाता है कि एक्स कैप में लिखो, या एक्स कैप क्या होगा, वाई कैप क्या होगा, जेड के, तो उसको कैसे समझना है। देखिए आपने पढ़ लिया कि जो आपके मान लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, आपको पता है एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या होता है, एक्स ऑफ फाई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। यहाँ आर वेक्टर लिख लीजिए, एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की लिख दी और जेड की वैल्यू लिख दी। तो आर कैप आप कैसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन। आर कैप क्या होगा, इसका पूरे का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा कोस फाई आर आई कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप और कोस ऑफ थीटा के कैप बच जाएगा। अगर आपको थीटा लिखना है तो क्या करो, आर वाले का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये याद रखने का तरीका है, ये आपका एक्चुअल मेथड नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको याद कैसे रखना है। इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का कोस हो जाएगा, साइन का कोस हो गया, कोस का साइन हो गया। फाई कैप लिखने के लिए जैसे यहाँ से आप जहाँ यहाँ आए तो आर की टर्म आपने नहीं ली, जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो थीटा वाली टर्म को छोड़ दीजिए और बची हुई टर्म का विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ थीटा वाली टर्म छोड़ दी, कोस फाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन फाई, थीटा की टर्म छोड़ दी, साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन कोस फाई हो जाएगा। यहाँ कोई फाई की टर्म नहीं है तो ये टर्म नहीं आएगी, ये फाई कैप लिख दिया। अब इन्हीं से मान लो आपको एक्स कैप लिखना है इन टर्म ऑफ आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप, तो कैसे लिखोगे, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, आपने आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप लिखना बहुत ईजी है। ये तीनों लिखे और जो
आपका वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखोगे ये कंपोनेंट लिख दो आर कैप के साथ, ये कंपोनेंट लिख दो थीटा कैप के साथ, और ये कंपोनेंट लिख दीजिए आप जो साइन फाई है फाई कैप के साथ, और आई वेक्टर आ जाएगा आपका यानी एक्स कैप। एक्स कैप क्या आ जाएगा देखिए, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई आर कैप, कोस थीटा कोस फाई थीटा कैप, और माइनस साइन फाई फाई कैप हो जाएगा। सिमिलर मैनर में मान लो वाई कैप लिखना है आपको, तो जे कैप वाले लिख दीजिए, आर के सामने जो है साइन थीटा साइन फाई आर कैप, कोस थीटा साइन फाई थीटा कैप, और कोस फाई फाई कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, जेड कैप लिखना है तो के कैप वाले लिख दीजिए, क्या आ जाएंगे, कोस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा थीटा कैप, फाई कैप का कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और सिमिलर मैनर में यहाँ पे आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी यही लगाना है। जैसे मैंने आर वेक्टर लिखा, एक्स की वैल्यू लिख दी, वाई की लिख दी और जेड की लिख दी। आर कैप क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, कोस फाई और साइन फाई रह जाएगा। फाई कैप क्या हो जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू फाई कर दीजिए डिफरेंशिएशन, माइनस साइन फाई प्लस कोस फाई। जेड कैप जेड ही होता है। ठीक है, अब आप मान लो एक्स कैप लिखना है तो वही सेम फॉर्मूला, वर्टिकली चलो, कोस फाई आर कैप माइनस साइन फाई फाई कैप, यहाँ है ही नहीं कोई टर्म आई कैप की। ठीक है, फाई कैप लिखना है तो साइन फाई आर कैप और कोस फाई फाई कैप। ठीक है, और जेड कैप क्या रहेगा आपका, जेड कैप के ही इक्वल रहेगा। अब देखें जनरल फॉर्मूला आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर आपका सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लैप्लासियन आपको निकालना है। तो ये जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे सिस्टम है कार्टेशियन, आप यू वी डब्ल्यू, कार्टेशियन में क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, स्फेरिकल में आर थीटा फाई होते हैं, सिलेंड्रिकल में आर फाई जेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका जो वेटेज है वो देखिए एफ जी एच से हम कह रहे हैं, तो इनमें 1 1 1 रहता है, इसमें 1 आर आर साइन थीटा, ये 1 आर और 1 होता है। ठीक है, अब अगर आपको ग्रेडियंट लिखना है तो उसका फॉर्मूला होगा डेल टी इज इक्वल टू 1/f, यानी कि अगर आप कार्टेशियन लिख रहे हैं तो तीनों एफ जी एच 1 1 यूज़ करोगे, अगर स्फेरिकल लिखोगे तो एफ जी एच की जगह 1 आर आर साइन थीटा यूज़ करोगे, सिलेंड्रिकल लिखोगे तो 1 आर और 1 यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, आप अगर ये भी क्रैम कर लेते हैं तो आप सभी सिस्टम में, तीनों के तीनों सिस्टम में ग्रेडियंट लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस लिख सकते हैं, कर्ल लिख सकते हैं और लैप्लासियन लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यही आपको 4 फॉर्मूला याद करने हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए कैसे लिखे हुए हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर ही दूँगी। उसके आगे चलते हैं कि मान लो आपका कोई किसी भी वेक्टर का अगर डेल स्क्वायर 0 तो आप उसको कहेंगे कि वो क्या है, हार्मोनिक है। अगर उसका जो है डाइवर्जेंस 0 है तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे, वो सोलेनोइडल वेक्टर है। कर्ल 0 है तो वो कहेंगे इरोटेशनल वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद गोज डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट डी एस क्लोज लूप पे अगर है आपका जो है सरफेस इंटीग्रल, तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो वेक्टर होगा उसका क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस। स्टोक्स थ्योरम में क्या होगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है सरफेस इंटीग्रल में ओपन सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी भी आर कैप ओवर आर स्क्वायर का आपने डाइवर्जेंस लेना है तो आप यूज़ करेंगे 4 पाई डेल क्यूब आर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा फंक्शन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे जब आप कन्वर्जन करेंगे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल जब निकालते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है, और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर ले। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं आर कैप ओवर आर क्यूब या फिर आर वेक्टर ओवर आर क्यूब का, तो वो क्या आ जाता है आपका 4 पाई डेल क्यूब, यानी डेल्टा के फंक्शन में आपने लिखना है। आइए शुरू करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैट के फॉर्मूले। तो सबसे पहले होता है कोलम्बिक फोर्स, दो चार्ज आपके रखें Q1 Q2, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, अब कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि दो चार्जेज हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए, तो आपको कैसे देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करेगा। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर चार्जेज हैं तो विद इन द सिस्टम होता है, और डिसिमिलर चार्जेज हैं यानी कि दोनों के अपोजिट साइन है तो आउटसाइड द सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम जो है लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, तो फोर्स को आप क्यू ई लिख सकते हैं या ई को एफ ओवर क्यू, तो फोर्स और ई की दोनों की डायरेक्शन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिसको आप इन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस से बताते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू
एरिया से बताते हैं। अब यहाँ पे गोज लॉ क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास करता है वो 1/ε टाइम होता है टोटल चार्ज उसने सरफेस ने जितना इनक्लोज किया हुआ है। और मैथमेटिकली आप इसको कैसे बताएंगे, दैट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है, उसमें 4-5 चार्जेस रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे, मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो वहाँ पे Q इनक्लोज का मतलब है सभी चार्जेस का सम वहाँ पे हो जाएगा, समेशन QI भी आप लिख सकते हैं इसको, कि टोटल चार्ज जितना भी उसने इनक्लोज कर रखा है वो आपने निकालना है यहाँ पे, ठीक है। इसी के डिफरेंशियल फॉर्म को आप लिख सकते हैं, दैट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। रो यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, ये हमेशा ही वैलिड रहेगा, लेकिन यूजफुल सिर्फ कहाँ होगा, जब सिमेट्रिकल प्रॉब्लम होगी, यानी कि अगर सिस्टम में सिमेट्री होगी तभी आप गोज लॉ लगाएंगे, तभी आपका जो है एप्लीकेबल होगा। अगर मोनोपोल जीरो है तो आप गोज लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि गोज लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब वहाँ इन्वर्स के लॉ ओबे होता है। और जब आप मोनोपोल जीरो होगा यानी वहाँ पे डायपोल डोमिनेट करेगा तो वहाँ पे इन्वर्स के लॉ फॉलो नहीं होता। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/r³ के साथ वेरी करती है, तो वहाँ पे आप गोज लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। अब देखिए, मान लो कि आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है और आपको उससे पूछा गया चार्ज कितना होगा, तो चार्ज कैसे निकालेंगे। मान लो कि न्यूमेरिकल में जो आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज क्या आ जाएगा, लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा से बताते हैं, लैम्डा dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से बताते हैं, सिग्मा इंटू ds का इंटीग्रेशन करोगे तो चार्ज निकल आएगा। रो से आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बताते हैं, रो इंटू डी टाउ करोगे तो आपका चार्ज निकल आएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्लोज सरफेस दे रखा है और वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ से जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमेशा ही जीरो होगा। क्लोज सरफेस आपका स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। अगर आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट जो फ्लक्स वहाँ से पास करेगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, ये एक जनरल फॉर्मूला है। मान लो कि आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻n के। तो वहाँ पे अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक है, जो आपका सिस्टम है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो इनसाइड द स्फीयर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेरी करेगी r⁻n+1 के, और आउटसाइड 1/r² के साथ वेरी करेगी। अगर आपका सिस्टम सिलेंड्रिकल है और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r⁻n, तो इनसाइड द सिलेंडर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो r⁻n+1 के साथ वेरी करेगी और आउटसाइड 1/r के साथ वेरी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर हमने ले लिया और आपसे एस जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, और एस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा और 2πε0 s × s²। ये निकालना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए बहुत बार डायरेक्ट, अगर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में जो बहुत सारे फॉर्मूला हैं तो आपको डायरेक्ट याद होगा, तो जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसको करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, σ/2ε0, और n कैप क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ पे कन्वर्जन है, मान लो कि आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको चार्ज या चार्ज डेंसिटी निकालनी है, या फिर आपको चार्ज या चार्ज डेंसिटी दे रखी है, पोटेंशियल निकालना है, या चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, डेंसिटी निकालनी है, पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला क्या क्या है वो देख लीजिए। अगर आपको पोटेंशियल से डेंसिटी निकालनी तो आप यूज़ करेंगे del²V = -ρ/ε0। अगर आपको चार्ज देर का पोटेंशियल निकालना है तो आप यूज़ करेंगे 1/4πε0 Q/r। अगर आपको चार्ज दे रखा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप यूज़ करेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds = Q enclosed/ε0। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, रो निकालना है, तो आप यूज़ करेंगे del डॉट e = ρ/ε। दोनों ही गोज लॉ है। दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म, ये आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप यूज़ करेंगे e = -del v। अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप यूज़ करेंगे -E⁻dr, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, हर एक पॉइंट पे चार्ज इक्वल है, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वहाँ पे जीरो होगी। अब जैसे हमने इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, ऐसे ही आप
जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, ऐसे ही फाइनाइट वायर की वजह से जिसकी लेंथ एल है और आपको सेंटर से किसी जेड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मूला सेम एज इट इज़ है जो कि इनफाइनाइट के लिए था, λ/2πε0 एस लिखा था हमने, वहाँ पे यहाँ पे क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। अगर आप इसको याद करना है तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन ऑफ थीटा टर्म ये बन रही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज l/2 और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम में कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है तो कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर चार्ज नहीं टिकता, वो सरफेस पे आ जाता है। तो चार्ज एनक्लोज या डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनसाइड द सरफेस जीरो होगी क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है उसने। तो जब भी न्यूमेरिकल में कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे ये अप्लाई आपने करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों कितनी भी थिन आपकी कंडक्टिंग प्लेट हो उसके दो सरफेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरफ दोनों सरफेस की वजह से आपकी ऐड हो जाएगी, इधर भी दोनों सरफेस की वजह से आपकी ऐड हो जाएगी और यहाँ पे दोनों सरफेस की वजह से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इनसाइड जीरो होगी, कंडक्टिंग है ऑब्वियसली, अभी भी पढ़ा है कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और आउटसाइड क्या हो जाएगी, दोनों सरफेस की वजह से डबल होके सिग्मा और एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट की वजह से सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे कंडक्टिंग नहीं है, अगर ये प्लेट कंडक्टिंग है तो उसके ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, दो सरफेस हो जाएंगे। दो होने की वजह से दोनों की वजह से ऐड करोगे 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगी, सिग्मा और एप्सिलॉन। इधर भी क्या हो जाएगी, सिग्मा और एप्सिलॉन। तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको कैसे निकालना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू r E.dr। इन्फिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। मान लो कि अगर चार्ज खुद एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक, उस केस में हम सम कांस्टेंट वैल्यू को रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे कहा कि एक वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, और वायर कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी तक। तो इस केस के लिए अगर मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको पोटेंशियल निकालना है तो एट द प्लेस ऑफ इन्फिनिटी आप क्या लेंगे, यहाँ पे ए लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो चार्ज है वो खुद एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो Q × V के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आपकी अगर चार्ज इन्फिनिटी तक एक्सटेंड ना हो, मान लो पॉइंट चार्ज है, तो पोटेंशियल आप निकालेंगे 1/4πε0 Q/R करके। अगर लाइट चार्ज डेंसिटी दे रखी तो पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 Q की जगह क्या आ जाएगा, λ/dl। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखी तो Q को कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन λ/dl से, वही हमने यहाँ यूज़ किया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो Q कैसे निकलेगा, सिग्मा dA से निकलेगा, तो वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। वॉल्यूम चार्ज के लिए ρ/d, इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब प्रॉब्लम में मान लो आपको पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और पोटेंशियल भी, तो कौन सी चीज़ आपको पहले निकालनी, क्योंकि हमने दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो आपको ईजी क्या रहेगा, तो उसके लिए क्या है, अगर सिस्टम में सिमेट्री प्रेजेंट है तो बेस्ट है पहले क्या निकालनी है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसके बाद पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अगर सिस्टम में सिमेट्री नहीं है तो पहले आप पोटेंशियल निकालिए, उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये कुछ रिलेशन है कि मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके लिए अगर सेंटर पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें, फिर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके लिए सेंटर पे पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करें, तो दोनों का पोटेंशियल जो होता है उस तरीके से होता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो इक्वल टू होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ एट सेंटर ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब अगर आपके पास एक डिस्क है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उसके लिए अगर आप सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं वो आ जाता है सिग्मा R/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एज पे कैलकुलेट करेंगे तो 2 की बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, पाई। सेंटर पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है कंपेरेबल टू एज, क्योंकि सेंटर पे जो आपकी फील्ड लाइन होती है वो नॉर्मल होती है, जबकि एज पे वो नॉर्मल नहीं होती। इस वजह से सेंटर पे पोटेंशियल आपका क्या रहता है, ज़्यादा रहता है कंपेरेबल टू एज। नेक्स्ट देखिए, आपको मान लो कि सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखा है, बहुत सारे चार्जेस दे रखे हैं, किसी एक पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल पूछ लिया है, उस जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा गया है कुछ चार्जेस पॉइंट के इनसाइड लाई कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है कि पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट आपने लिखना है 1/4πε0 चार्ज और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आपने कौन सा लेना वो देख लीजिए। अगर जो चार्ज इनसाइड है
आपके जिस पॉइंट पे आप से पोटेंशियल पूछा गया है तो आप वो डिस्टेंस लीजिए जहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आपका चार्ज आउटसाइड लाई कर रहा है, जहाँ जिस डिस्टेंस पे आपसे पोटेंशियल पूछा गया है, तो आप वो चार्ज का डिस्टेंस लीजिए जहाँ पे चार्ज रखा है पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कंसिडर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ρr/3 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद करना है। अगर मान लो आपके पास दो स्फीयर हैं, एक की चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, चार्ज डेंसिटी रो है, इसकी माइनस रो है, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो जो आपका शेडेड रीजन है, इन दोनों के सेंटर का सेपरेशन d है, तो शेडेड रीजन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा ही ρd/3 एप्सिलॉन नॉट होगी, और डी की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी वो किस तरफ जा रही है, ρd/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वर्क डन टू मूव अ पॉइंट चार्ज, तो वो किसके इक्वल होगी? Q इंटू वी की। वी की वैल्यू अभी भी हमने देखी थी ये होती है, तो यहाँ पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? W इक्वल टू -Q इन्फिनिटी टू R E.dr, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो आपका सिस्टम खुद ही एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक, तो इसको A टू सम पॉइंट भी लिख सकते हैं एट द प्लेस ऑफ इन्फिनिटी टू R, ठीक है। आप देखिए पोटेंशियल वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे निकालोगे। अगर आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ओवर 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर i समेशन ओवर j QiQj/RIj। जैसे कि आपको अभी हमने पढ़ा है कि जो आपका W होता है वो Q इंटू वी होता है। V क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। एक और Q से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो क्या आ जाएगा आपका वर्क डन। ये हाफ हमने क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे एक तो आपने ध्यान रखना है कि I J सेम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि आपने लिखा Q1 और Q2 और Q1 भी लिखा जा सकता है, तो वो टर्म क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है, इसलिए आप उसको क्या कर देते हैं? 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस चार्जेस के केस में हम क्या लिखेंगे? 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब मान लो वॉल्यूम है तो रो डीटा उसे क्यू लिखते हैं, क्यू वी हमने लिखना है ना, तो रो वी और डीटा वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। अगर सरफेस दे रखा है तो 1/2 सिग्मा वी डी ए। अगर लीनियर लाइन चार्ज डेंसिटी दे रखा है तो 1/2 लैम्डा वी डी एल, ठीक है। वी यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है। और आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इसको निकाल सकते हैं, तो जो वर्क डन होता है एप्सिलॉन नॉट टू E² डी टाउ के इक्वल होता है, और आपको इंटीग्रेट करना होता है यहाँ पे फुल स्पेस पे, यानी ऑल स्पेस पे जितनी भी मैक्सिमम उसकी लिमिट पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। अगर आप किसी कोई सरफेस है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्रॉस करती है तो उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके सोल्व करते हैं। तो ई लैम्डा से हमने नॉर्मल कंपोनेंट दिया है, ई पैरेलल से टेंजेंशियल कंपोनेंट दिया है, तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो आपकी ई जो आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस ई बिलो परपेंडिकुलर कंपोनेंट सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होते हैं, अबो एंड बिलो दोनों ही, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी निकालनी है तो वो करली वी ओवर अबो ओवर करली एन माइनस करली वी बिलो ओवर करली एन नेगेटिव सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या पता है, दिस इज ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, बस इसका डेल करोगे, और रिलेशन क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस डेल बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो आपके पास सिग्मा गिवन है न्यूमेरिकल में और आपसे पोटेंशियल पूछा है, तो आप बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास रो गिवन है और पोटेंशियल पूछा है तो आप क्या यूज़ करेंगे? पॉइसन इक्वेशन क्या होती है? डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर प्रॉब्लम में दे रखा है कि रो 0 है तो लैप्लासियन इक्वेशन यूज़ करेंगे, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के और आपसे पूछा गया है रो निकालनी है, तो आपने फॉलो करना है, v से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज डेंसिटी निकालिए। आप ये यूज़ नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वही डिराक डेल्टा वाली कंडीशन यहाँ पे यूज़ होती है। अगर अदर केस है, मान लो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r नहीं है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट यहाँ से रो निकाल दीजिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ इमेजेस। यहाँ पे दो प्रॉब्लम बनती है, एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की वजह से और कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। मान लो ये आपके पास एक प्लेन है z=0 प्लेन, ये इसको आपने ग्राउंडेड कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0, यहाँ पे एक चार्ज रखा है d डिस्टेंस पे अबोव द प्लेन, तो आपको क्या लगेगा कि एक -d डिस्टेंस पे एक चार्ज यहाँ पे इमेज चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया, जिसका जो चार्ज होगा q' वो -q के इक्वल होगा। सिग्मा जो इंड्यूस्ड होगा वहाँ पे किसके इक्वल होगा, -QD 2πx² + y² d² 3/2, ठीक है, इसके इक्वल होगा। सिग्मा इंड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल को देखें तो जो बिलो सरफेस है उस पर z<0 के लिए पोटेंशियल भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। इस पर एक जेस्ट में न्यूमेरिकल आया हुआ है, उन्होंने पूछा था कि इस पॉइंट पे -d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, इमेज चार्ज है, ठीक है, ये रियल चार्ज नहीं है। z> पे नॉन जीरो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल चार्ज रखा हुआ है। अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स हमारा वही सेम 1/4πε0, दोनों चार्जेस यानी कि q दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये d है, ये भी d है, तो 2d का स्क्वायर यानी 4d² हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन क्या आ जाएगा, -1/4πε0 q²/4d। सिमिलर मैनर में अगर कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है इस तरीके से कि आपके पास एक चार्ज रखा है q जो कि a डिस्टेंस पे है रेडियस से, तो आपको जो इंड्यूस चार्ज अपीयर होता है वो b डिस्टेंस पे अपीयर होता है, और वो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, -QR/a के इक्वल होगा। b डिस्टेंस r²/a के इक्वल होगा। सिग्मा इंड्यूस -QR² -a² 4πr³ के इक्वल होगा। फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 1/4πε0 q² a - b, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, a - b का स्क्वायर -r होगा, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट चार्ज हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ q' की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू पता, पुट कर दीजिए तो आपका फोर्स इस फॉर्म में आ जाएगा। बेटर आप ये याद कीजिए, ये दोनों टर्म याद कीजिए और पुट करके यहाँ तक पहुँच जाइए, ये आपका याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क डन जो होगा -q² r/8πε0 a² - r² के इक्वल होता है। अब मान लो आपके पास एक दो प्लेन दे रखे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी इमेज वहाँ पे बनेंगी, इमेज चार्जेस कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला है कि उन दोनों प्लेन के बीच में कितना एंगल है, 360 बाय दैट एंगल -1, इतनी नंबर ऑफ इमेजेस वहाँ पे बनती हैं, ठीक है। अगर कोई रेगुलर सरफेस आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सेंटर पे पोटेंशियल सभी जो फेसेस हैं उनके पोटेंशियल के एवरेज के इक्वल होता है, अगर रेगुलर सरफेस है तो, ठीक है। अब देखिए मल्टीपोल एक्सपेंशन। मान लो कि आपके पास मोनोपोल है, तो मोनोपोल में जो पोटेंशियल है 1/r के साथ वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के साथ वेरी कर रही है। डायपोल में पोटेंशियल 1/एक पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, जैसे 1/r, r², r³ r4, यहाँ पे देखें r², क्यूब, 4 और 5, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे पूछा गया है कि एक सिस्टम अरेंजमेंट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे वेरी करेगी, तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक कीजिए मोनोपोल, क्या उसका मोनोपोल 0, अगर मोनोपोल 0 है तो डायपोल चेक कीजिए, डायपोल 0 है तो क्वाड्रपोल चेक कीजिए, ठीक है। यहीं तक आते हैं, आगे आते नहीं है। तो अगर ये भी 0 आया है तो आप कहेंगे कि वो ऑक्टोपोल की तरह बिहेव कर रहा है, और वहाँ पे पोटेंशियल 1/r4 की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r5 की तरह बिहेव करेगी। इस तरीके से आपने निकालने होते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होते हैं, q इंटू डी, यानी कि दो जो डिसिमिलर चार्ज है -q, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, डायरेक्शन -q to q होगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा डायपोल की वजह से 1/4πε0 p.r², दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं QD cos ऑफ थीटा 4πε0 r², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी दोनों की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल होती है p/4πε0 r³ 2 cos ऑफ थीटा r प्लस साइन थीटा थीटा कैप होता है। अगर थीटा 0 है तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है, थीटा को 0 पुट किया तो सिर्फ ये टर्म आएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर थीटा 90 है तो इक्वेटोरियल मिलती है, आपका ये टर्म आएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, तो p/4πε0 r³ थीटा कैप डायरेक्शन में आपको मिल जाती है, ठीक है। मल्टीपोल एक्सपेंशन फॉर द पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/4πε0 सिग्मा n 0 to infinity 1/r⁻n + 1 इंटीग्रल r'(n pn cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे जो pn है वो लेजेंडर पोलिनोमियल, अगर n को 0 पुट करोगे तो मोनोपोल मिलेगा, 1 पुट करोगे डायपोल मिलेगा, 2 पुट करोगे तो क्वाड्रपोल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 0 और 1 पुट किया है, तो यहाँ देखिए 0 के लिए आपको मोनोपोल टर्म मिल गई, एक टर्म क्या मिल गया आपको, डायपोल टर्म मिल गई। अगर आप इस टर्म को कंपेयर करते हैं इसके साथ जो आपने पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकाला है इस टर्म के साथ, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट क्या होगा,
तो डायपोल मोमेंट निकल जाता है हमारा आर कोस थीटा रो डी टाउ, अगर आपका वॉल्यूम चार्ज है तो। और आर कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सरफेस चार्ज है तो यहाँ पे जेड सिग्मा हो जाएगा, जेड रो की बजाय सिग्मा हो जाएगा, लाइन है तो लैम्डा हो जाएगा, और पॉइंट चार्ज है तो डायरेक्ट यू इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मोनोपोल जीरो है तो जो डायपोल का ओरिजिन है, चॉइस ऑफ ओरिजिन, वो इंडिपेंडेंट होती है। आप कोई भी ओरिजिन लीजिए, सभी से आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर मोनोपोल नॉन जीरो है तो चॉइस ऑफ ओरिजिन नहीं होता है, जो दे रखा होता है वही आपने कंसिडर करना है। अब देखिए क्वाड्रुपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होगा, जब आप एन को 2 पुट करोगे तो जो ये इंटीग्रल है जो हमने यहाँ लिखा है वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 रो डी टाउ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो पोलराइज हो जाते हैं। तो उनमें जो पोलराइज ये डायपोल जो मोमेंट इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई करते हैं। ये पी इंड्यूस को आप अल्फा ही लिख सकते हैं, अल्फा क्या है यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी है। तो यहाँ देखिए अगर आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स हमेशा ही जीरो आएगा, और टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई के इक्वल होगा। पी डायपोल मोमेंट है, ये क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखा है तो वहाँ पे नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, वो इक्वल टू होगा पी डॉट डेल ई के इक्वल, और टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई प्लस आर क्रॉस एफ नेट। पी क्रॉस ई इज यूनिफॉर्म और ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म की वजह से एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रखी है, तो टॉर्क किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि प्योर या पॉइंट डायपोल है या परफेक्ट डायपोल है, तो हमेशा टॉर्क क्या होगा, पी क्रॉस ई ही होगा, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डायपोल की वजह से, माइनस पी डॉट डी ई के इक्वल होती है, और डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो क्या होगा, आपका स्टेबल पॉइंट होगा। दो डायपोल मान लो आपको दे रखे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 डॉट P2 माइनस 3 P1 डॉट आर कैप P2 डॉट आर कैप। आर क्या है, उनके बीच का जो सेपरेशन है उस डायरेक्शन को उन्होंने कहा गया है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर के केस में पोलराइज, तो आपने अभी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रो डी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। रो को आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय वॉल्यूम लिखा हमने, और क्यू डी को क्या लिख दिया, पी लिख दिया, माइनस क्यू लगाया हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। और पी ओवर वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल पी, जो कि क्या है, पोलराइजेशन, ठीक है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है और देन वो क्या करेगी, उस स्फीयर को पोलराइज कर देगी, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी एक्सटर्नल से कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ई टोटल इज इक्वल टू ई नोट माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होती है। अगर फ्री स्पेस है तो वहाँ पे पोलराइजेशन हमेशा ही जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बाउंड चार्ज का कंसेप्ट एक आता है। बाउंड चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस से चार्ज बाउंड रहते हैं, और फ्री मतलब जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। सरफेस बाउंड चार्ज कब आएगा, अगर पोलराइजेशन यूनिफॉर्म है तो नेट जो चार्ज रहता है वो सिर्फ सरफेस बाउंड चार्ज रहता है। अगर पोलराइजेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो नेट जो चार्ज रहता है वो सरफेस भी रहता है और वॉल्यूम भी रहता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, पी डॉट एन, पी यहाँ पे क्या है पोलराइजेशन, एन कैप क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर। वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी आप कैसे निकालेंगे, माइनस डेल डॉट पी करके, ठीक है। अब यहाँ पे गोज लॉ देखिए, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, डेल डॉट डी क्या हो जाएगा, रो एफ हो जाएगा, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। हम क्या पढ़ते थे, डेल डॉट ई इज रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में ये क्या आ जाएगा, डेल डॉट डी, क्योंकि डी को आप क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन यहाँ कंज्यूम हो गया, क्या आ गया, डेल डॉट इज इक्वल टू रो एफ। और अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो क्यू एन क्लोज के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी ई, दोनों सेम है। यहाँ पे लिखा है परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, आपकी वैक्यूम की हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए लीनियर डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, कि जहाँ पे पोलराइजेबिलिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वो आता है एप्सिलॉन नॉट जीटा ई। जीटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये यूज़ करते हैं, तो जो एप्सिलॉन आ रहेगा हमारा 1 प्लस जीटा ई के इक्वल आएगा, ठीक है। आप देखिए जो एनर्जी होती है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक वो क्या होगी, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक,
एप्सिलॉन नॉट ओवर टू ई स्क्वायर डी टाउ पढ़ रहे थे, ई स्क्वायर की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा डी डॉट ई और डी टाउ फुल स्पेस के ऊपर इंटीग्रल, आपका एप्सिलॉन नॉट भी नहीं आएगा। तो जो आपकी डाइलेक्ट्रिक में एनर्जी होती है वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। डाइलेक्ट्रिक में बाउंड्री कंडीशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे कि मान लो आपके पास दो मीडियम है, एयर और डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, तो यहाँ पे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है तो फ्री चार्ज सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये हमने पढ़ा था ये तो इसके इक्वल होता ही है। यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, सिग्मा एफ तो जीरो है तो सिर्फ बाउंड चार्ज रह जाएगा। और अगर आप डी की टर्म में देखेंगे तो डी की टर्म में यहाँ सिर्फ सिग्मा फ्री आता है और फ्री जीरो, तो ये क्या आ जाएगा जीरो। तो D1n ये इंपॉर्टेंट है, D1n माइनस D2n इज जीरो। और ये आपका होता है E1t इज इक्वल टू E2t, तो D1t इज इक्वल टू D2t भी होगा। अगर डायलैक्ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है डायलैक्ट्रिक इंटरफेस, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ जो है जीरो होगा। सिग्मा एफ जीरो होने की वजह से D1n इक्वल टू D2n होगा और E1t इक्वल टू E2t होगा। ठीक है। एयर कंडक्टर इंटरफेस है तो कंडक्टर है तो वहाँ फ्री चार्ज तो होगा, लेकिन बाउंड चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिस वजह से D1n माइनस D2n जीरो ना होने के बजाय सिग्मा एफ के इक्वल हो जाएगा और ये सिग्मा एफ बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बी यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब देखिए क्योंकि कंडक्टर है तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E1n सिग्मा एफ ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है डायलैक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस, इसमें क्या होगा आपका, ना तो फ्री सरफेस चार्ज आपका जीरो होगा, ना ही बाउंड चार्ज आपका जो है जीरो होगा, लेकिन सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जिस वजह से आपका जो है E1n सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस सिग्मा में बाउंड और फ्री दोनों हैं और टेंजेंशियल भी आपके दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे और आपका D1n माइनस D2n क्या हो जाएगा, सिग्मा फ्री के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटो स्टेट से जो आपके फॉर्मूला